नमस्कार, मैं हूं निशा बंद। इंडियन न्यूज के इस विशेष प्रोग्राम लीगली स्पीकिंग हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम एक खास हस्ती से विशेष चर्चा करते हैं, कानून से जुड़े उन सभी मुद्दों पर जो एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत जरूरी है और उसकी बारीकियों को समझना मददगार हो सकता है। यकीन मानिए, कानून की थोड़ी सी समझ आपको बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करते हैं नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स की और उससे संबंधित कानून जिसे एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। तो आइए जानते हैं उससे जुड़ी बारीकियों को। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान अधिवक्ता श्री विपुल जिंदल जी। विपुल जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आप विषय के विशेषज्ञ हैं और पिछले 2 दशकों से इस विषय पर लगातार काम करते आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के कई प्राधिकारी आपसे इस विषय पर सुझाव लेते हैं। विपुल जिंदल जी, लगभग 2 वर्षों से नशीले पदार्थों का सेवन जो हमारे देश में बिल्कुल ही गैर कानूनी है, उससे जुड़े कई हादसे हमारे सामने आए हैं और लगातार आ भी रहे हैं। हमारे समाज में जैसे एक चिंता का विषय बन गया है। मामला बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू होकर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की गिरफ्तारी की वजह भी ड्रग्स, और उसके बीच जैसे एक लंबी लिस्ट हमारे देश की बड़ी हस्तियों की सामने आई है जिनसे नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित पूछताछ की गई है और वो पूछताछ अभी भी चल रही है। कानूनी रूप से जिंदल जी कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को, और हमारे देश में इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी इस विषय पर, हमारे देश में इतने कड़े कानून होने के बाद में भी इस अपराध में वृद्धि होती ही चली जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसका मेजर कारण है इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो आज की डेट में हो गई है जी। कहीं ना कहीं जो यूथ है उसको जो ड्रग्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टी ड्रग्स या आप कुछ भी लगा लीजिए, उस तरीके जी। से इजीली एक्सेस होने लग गया है, जो मार्केट्स में मिलने लग गया है। अब जो कई मेडिसिन्स हैं जिनको एज ड्रग यूज़ किया जाता है वो ऑफ द शेल्स केमिस्ट के पास से मिल जाती हैं। फॉर ABC रीजंस दे गेट दोज थिंग्स बाय पेइंग। तो क्योंकि इसकी इजी एक्सेसिबिलिटी हो गई है, इस कारण इसका सेवन बढ़ता जा रहा है। जी। अब इसका सेवन जो बढ़ता जा रहा है उसके दोनों फैक्टर्स हैं, यूज़ एंड अब्यूज़। वो जो यूज़ कर रहे हैं इनको, वो अपने आप तो अब्यूज़ हो रहे हैं, बट साथ ही कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी इनका अब्यूज़ भी कर रहे हैं। वो अपनी प्रशंसा पाने के लिए, अपने आप की बढ़ोतरी करने के लिए, जी। वो ये देखे बिना सिंपैथेटिकली कि जी क्या वो आदमी कसूरवार हो भी सकता है नहीं हो सकता, वो एकदम अरेस्ट कर लेते हैं और दैट पर्सन हैज़ टू गो बिहाइंड दी बार्स। उसको बहुत ही ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है, जी। जिसमें हाई प्रोफाइल भी आ जाते हैं, नॉर्मल भी आ जाते हैं। जी। बट जब तक ये जो इजी एक्सेसिबिलिटी है इसके ऊपर रोक नहीं लगाई जाएगी, तब तक आगे कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस एक्सेसिबिलिटी को रोकने के लिए हमें गवर्नमेंट्स को, सबको बहुत ज़रूरी है काम करना। इजी एक्सेसिबिलिटी, क्या ऐसे सोर्स हैं हमारे कंट्री में जहाँ से इजीली एक्सेस किया जा रहा है? हमारे देश की युवा पीढ़ियों को ये कैसे मिल पा रहा है इतना इजीली? देखिए, ये एक बेसिक जो कारण है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ, उसके कारण भी इसकी इजी एक्सेसिबिलिटी जनरेट हो रही है। जी। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स बहुत राइज पे आ रहे हैं। जी। जो ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जैसे हीरोइन वगैरह हैं जो कि बेसिकली बहुत हार्मफुल हैं, वो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग से देश के अंदर एंटर करती हैं। जी। उसके बाद पुलिस वाले, डिफेंस वाले कितनी मर्जी कोशिश कर लें, बट जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसको ट्रांसपोर्ट करके जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उन तक पहुंचा देते हैं। जी। वो फिर उनके आगे एजेंट्स हैं जो हर जगह डिलीवरी कर जी। रहे हैं। तो अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाके देखते हैं तो आज की डेट में जो ड्रग्स हैं हर गांव में मिल रही है, हर शहर में मिल रही है। जी। ये नहीं कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, पुलिस वाले काम नहीं कर रहे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इस पे किसी तरीके से कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट कदम उठाने की बहुत
ज़रूरत है। खास करके जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि जी ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। उसके लिए कैंपेन्स लॉन्च किए जाएँ जी, और जागरूकता बढ़ाने की बहुत जागरूकता ज़रूरत बढ़ाई जाए जिससे कि उनके घर बर्बाद ना ना हो। हो। जी, आप ये कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ पे रोकथाम लगानी चाहिए। जो नॉर्मल केमिस्ट पे हमारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे कॉफ सिरप हो गई, उन पे रोकथाम लगानी चाहिए। कुछ बिल नए लॉज सामने आने चाहिए उनकी रोकथाम के लिए और सरकार को सामने आकर इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। जी, जिंदल जी, अगर हम आज एक समय की सीमा तोड़ें और एक ज़माना पीछे जाएं, तो सुनने में आता था ये नशेड़ी है, ये गंजेड़ी है, ये चरसी है। और ये लोग अक्सर वो लोग होते थे जो बुरी आर्थिक दशा से आते थे और एक अशिक्षित समाज से बिलोंग करते थे। पर आजकल ये जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं, ये ना ही केवल शिक्षित समाज से हैं, बल्कि हाई प्रोफाइल फैमिलीज के भी हैं। और मैं मानती हूँ कि उन्हें कानूनी समझ भी है। हमारे देश की युवा पीढ़ी उन्हें आइडलाइज करती है और यहाँ तक कि हमारे घर के लिविंग रूम्स तक पहुँच गए हैं। ये एक आम जनता को जैसे बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, एक गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आपके दृष्टिकोण में क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, जो ये आम जनता को, मैं फिर वही बात कहूँगा, जो एक्सेसिबिलिटी ईज़ी होने के कारण जी और एक जो यूथ है उसको थोड़ा-सा नशा करके ये लगता है कि पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ, जी, एक कूल या एक दिखाने का कूलनेस आ नजरिया जो जाता है। है, नज़रिया शो जी ऑफ का जिसे हम कहते हैं जी जनरल, जी जी बिल्कुल। वो आ जाता है। तो उसमें जागरूकता ना होने के कारण पैसा जो पेरेंट्स की तरफ से ईज़िली अवेलेबल है, जी क्योंकि आजकल की लाइफ में पेरेंट्स बहुत बिजी होते जा रहे हैं, जी वो बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी लाइफ हमारी मटेरियलिस्टिक बनती जा रही है। बिल्कुल। तो पहले बच्चे बहुत होते थे फैमिलीज में, अब एक एक दो दो बच्चे होते हैं। हर पेरेंट को होता है हमारा बच्चा खुश रहे। जी तो अगर बच्चे पैसे मांगते हैं वो इजीली पैसे दे देते हैं। जी वो ये चेक नहीं रख पा रहे हैं कि जी वो बच्चा पैसे कहाँ खर्च कर यूटिलाइज रहा कर है, रहा है, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। किस तरह से आगे किस कंपनी में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। जी जी अब सारा कुछ आपके मोबाइल में आजकल अवेलेबल है, जी ए टू जेड सब कुछ हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए चेक रख पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। जी इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर मिक्स करके देखा जाए तो बात यही है कि जी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है। जब तक स्ट्रिक्टर प्रोविजंस नहीं बनाए जाएंगे लॉ में, और कि जी ये एक्सेसिबिलिटी ही बिल्कुल ख़त्म की जाए, जी ठीक है ना, तब तक कुछ भी कर पाना बड़ा मुश्किल है। और किसी हद तक मैं ये भी कहूँगा कि जी जो नेम फेम वाली फैमिलीज़ हैं उनको कई बार कुछ ऑफिसर्स फॉल्सली भी टारगेट कर लेते हैं अपने आप को न्यूज़ में आने के लिए, अपने आप प्रमोशंस लेने के लिए। बहुत फैक्टर्स जी होते जी हैं। तो यूज़ एंड अब्यूज़ दोनों ही काम। जी, युवा पीढ़ियां अपने दोस्तों को देखते हैं ये लेते हुए। और जैसे कि अभी हमने ये वर्ड यूज़ किया कि कूल कूल लगने का जो ट्रेंड है आजकल हमारी युवा पीढ़ियों का, वो भी उन्हें बहुत आकर्षित करता है ड्रग्स सेवन करने में। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। उसका एक और रीज़न है जो मूवीज़ आ रही हैं। मूवीज़ में आप देखिए जी किस तरीके से जो सिगरेट्स वगैरह ही हैं और जी हैं, जी इसका सेवन वो दिखाते हैं। और वो दिखाते हैं कि जी वो कितना लेविश लाइफ़स्टाइल जी रहे जी हैं और सारा कुछ है। तो एक जो यूथ है जो भी अपनी टीन एज से बाहर निकल रहा है, वो उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है, उसको ये लगता है कि लाइफ़ तो यही है। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि जी लाइफ़ में स्ट्रगल है, आगे स्ट्रगल करेगा तब आगे बढ़ेगा। बट पैसा ही आसानी से मिलने के कारण, जो अच्छी फैमिलीज से हैं, जी जी ठीक है ना, जी चेक ना होने के कारण, एक्सेसिबिलिटी इजी होने के कारण, वो इसमें फॉलिंग प्रे जिसे हम कहते हैं हो रहे हैं। तो क्या हर ड्रग्स की प्रत्येक ड्रग्स की सेवन की सज़ा जो है हमारे कानून में अलग अलग है? देखिए, हर ड्रग की सज़ा अलग है, बट सज़ा के उन्होंने बेसिकली 3 पैरामीटर्स बना रखे हैं। जी हर सब्सटेंस की, ड्रग की उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है हमारे लेजिस्लेचर ने कि जी ये स्मॉल क्वांटिटी कंसिडर की जाएगी, ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी कंसिडर की जाएगी, ये कमर्शियल क्वांटिटी कंसिडर की जाएगी। जी फॉर एग्जांपल, अब हम पॉपी हस्क लेते हैं, तो पॉपी हस्क 50 केजी से कमर्शियल शुरू होती है। जी वहीं जो हीरोइन है वो 250 ग्राम से कमर्शियल शुरू होती है। मीनिंग देयर बाय कि जी
कमर्शियल क्वांटिटी में मिनिमम सेंटेंस 10 साल का है, जो कि 20 साल तक जा सकता है। जी तो अगर किसी के पास 50 केजी से ज़्यादा पॉपी हस्क है, तब उसको 10 साल की सज़ा है, और किसी के पास 250 ग्राम से ज़्यादा हीरोइन है, तो उसको 10 साल की सज़ा है। इस तरीके से सब्सटेंस टू सब्सटेंस चीज़ें डिफर करती हैं। कई जी दवाइयाँ जैसे हम रोज सेवन में लेते हैं, एल्प्रैक्स वगैरह जिसे कहते हैं, नींद जी की जी दवाई जिसे कहते जी हैं, बिल्कुल। एल्प्राजोलम, अब वो 100 ग्राम से प्लस कमर्शियल हो जाती है, जो आम लोगों को नहीं पता है। वो दवाई ले तो आते हैं, एल्प्रैक्स की दवाई ले आए, जी उसमें अब होता है एल्प्राजोलम। अब अगर पुलिस वाला उसको पकड़ ले, केस दर्ज हो गया। जी अगर उसके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, केमिस्ट का बिल नहीं है, वो दिक्कत में आ जाता है। जी जी अगर ये प्रॉपर नज़रिया बनाया जाए, देखा जाए कि जी जो केमिस्ट दवाई दे रहा है वो बिल के साथ ही दे रहा है, विदाउट बिल दवाई ही नहीं दे रहा, जी और जो ऐसी दवाइयां हैं जो नशे में आती हैं वो सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलें, हम्म। ठीक है ना, तो भी कुछ हद तक जो ये दवाइयां नशे के लिए अब्यूज़ की जा रही हैं, जी ठीक है, उन पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है। बट हर सब्सटेंस का एक अलग पैरामीटर बना हुआ है लॉ के जी अंदर। आपने जैसे सब्सटेंस के पैरामीटर की बात करी, ड्रग्स के सेवन के उपभोग और व्यापार, इसमें हमारे कानून के क्या प्रावधान हैं? क्या इसके दोनों अलग, दोनों कंजम्पशन के और बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और अलग अलग लॉ हैं? बिल्कुल, कंजम्पशन और बिजनेस का टोटल डिफरेंट लॉ है। जी जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए कंसिडर किया जाता है, वो मैक्सिमम हम स्मॉल क्वांटिटी को लेते हैं, कि जिसके पास किसी पास स्मॉल क्वांटिटी है वो ये आर्गुमेंट ले लेता है या प्ली ले लेता है कि जी जी मैं इसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेकर आया था। हम्म। अब डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस, पर्सनल कंजम्पशन में जो सज़ा है वो 6 मंथ्स की हो सकती है या मैक्सिमम 1 ईयर की हो सकती है, जी पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी। बट जो कमर्शियल क्वांटिटीज़ में आते हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कर रहे हैं, उनकी मिनिमम सज़ा ही 10 साल है। तो जो पर्सनल कंजम्पशन वाले हैं उनकी तरफ कोर्ट्स भी लीनियंट चलती हैं, उनको मौका देती हैं कि नहीं आप सुधरिए, जी आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। जी बट जो कमर्शियल क्वांटिटी वाले हैं उसमें कोर्ट भी बहुत ज़्यादा सख्त चलते हैं और जल्दी जल्दी कोई बेल भी नहीं देता। जी बेल से रिलेटेड आप कुछ प्रावधान बता सकते हैं? कितना आसान होता है ड्रग्स कंजम्पशन के बाद में बेल लेना? देखिए, ड्रग्स के केसेस में बेल लेना वैसे तो आसान है ही नहीं, जी बट ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि जी आपसे रिकवरी किस क्वांटिटी की है और कौन से सब्सटेंस की है। जी उस चीज़ पे अगर हम वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में जनरली एकदम बेल मिल जाती है, कोई ऐसी जी बात नहीं। इंटरमीडिएट क्वांटिटी में भी कोर्ट्स लीनियंट रहती हैं कि कोई बात नहीं, पर जहाँ कमर्शियल क्वांटिटी आ जाती है, जो लेजिस्लेचर ने डिफाइन कर रखी है, जो भी पैरामीटर लेजिस्लेचर ने सेट कर रखा है, जी उसके बाद फिर कानून के हिसाब से कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि जी क्या ये सच में बेकसूर हो सकता है, या इसको गलत फंसाया गया है, या अगर हम इसको छोड़ देंगे बेल पे तो ये दोबारा ये ऑफेंस तो नहीं करेगा। जी इस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं जिनको देखते हुए ही कोर्ट बेल देती है। जी तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी ये आदमी दोबारा ये करेगा या नहीं करेगा। जी तो जनरली कमर्शियल क्वांटिटीज में बेल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही मिलती है। विपुल जी, नारकोटिक एक्ट्स को क्या हम और प्रभावी बना सकते हैं? और अगर हाँ, तो हम इसमें क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं? देखिए, एज अ वकील जो मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, तो हमारे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है, ये सारा कुछ झूठ है। वहीं पे पुलिस वाले होते हैं जो कहते हैं कि जी ये देखिए सारी कागजी कार्रवाई है, ये सारा कुछ ठीक है। जी तो हम सिर्फ कागज़ों के बेस पे ही कोर्ट में केस लेके जाते हैं कि जी इस जो इन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया है उसमें ये कमी है, और अगर वो कमी किसी मैंडेटरी स्टैट्यूटरी प्रोविजन की वायलेशन की है तो कोर्ट्स उसको बहुत सीरियसली लेती हैं। जी बट ये सारी चीज़ें किसी हद तक ठीक हो सकती हैं, जो अभी चलो मामला विचाराधीन भी है सुप्रीम कोर्ट में भी, कुछ मैटर्स हाई कोर्ट में भी है। अगर वीडियोग्राफी का प्रावधान मैंडेटरी कर दिया जाए कि जब भी कहीं पे भी कोई पुलिस वाला या कोई भी ऑफिसर, चाहे वो एनसीबी का है, चाहे कस्टम्स का है, चाहे डीआरआई का है, चाहे एनआईए का है,
किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का है, वो कोई भी रिकवरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और वीडियोग्राफी करते हुए इमीडिएटली उसको पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास ही लेके जाया जी, जाएगा, जी। जिससे कि किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन होने को रोका जा सके। और जो वो वीडियोग्राफी है वो उसकी जो कॉपी है इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के पास भी सबमिट की जाए जी। और मजिस्ट्रेट भी ये रिकॉर्ड करे कि जी हमने इस आदमी को जो अक्यूज्ड है एक पूरा मौका दिया है मैंने कि अगर तूने कुछ कहना है तो अभी कह ले, जी। ठीक है ना। अगर ये रिकॉर्डिंग आए तो बहुत हद तक फॉल्स इम्प्लीकेशन भी रुक सकती है। जी। अब होता क्या है, जो देखा जा रहा है कि जी पुलिस वाले कहीं कहीं इस चीज प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं और फिर यूज एंड अब्यूज दोनों बातें फिर वही आ जी। जाती हैं। ये जो कानून की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में आप बात कर रहे हैं कि एक वीडियोग्राफी का प्रावधान जो होना चाहिए हमारे कानून में उसको मैंडेटरी करा जाना चाहिए, तो ये सिर्फ कानूनी अधिकारियों तक ही सीमित है या फिर ये वीडियोग्राफी सभी के लिए ही है कि जहाँ भी कोई भी एक्टिविटी नारकोटिक्स के कंजम्पशन से या व्यापार से रिलेटेड देखें तो वहाँ वीडियोग्राफी का जो प्रावधान है वो मैंडेटरी होना चाहिए, या ये सिर्फ कानूनी अधिकारियों तक ही सीमित है? जो ये वीडियोग्राफी का प्रावधान है ये बेसिकली कानूनी अधिकारियों तक ही सीमित रखा जा सकता है, जो भी ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो बहुत चीज़ों से डरता है। जी। वो अपने आप को किसी डिफ़िकल्टी में नहीं डालना चाहता। हाँ, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। वो अगर कोई ऐसी चीज़ देखता है, वो रिकॉर्डिंग करके सबमिट कर देता है पुलिस स्टेशन में, आगे कोर्ट में चली जाती है, जी। तो वो एडमिसिबल हो जाएगी अगर सारी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है। बट हाँ, ये कहना कि जी एक आम आदमी के लिए कंपल्सरी कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आम आदमी अपनी रोज़ की दिनचर्या में इतना बिज़ी है कि वो आँखें बंद करके निकलना ज़्यादा पसंद बेहतर समझता करता है। जी, जी। तो ये प्रावधान आपको लगता है कि नारकोटिक्स एक्ट को और प्रभावी बना सकता है? बिल्कुल, मेरे को ये बिल्कुल लगता है कि जी इस तरीके से अगर ये वीडियोग्राफी वाला प्रोविज़न आ जाए, स्ट्रिक्टली आ जाए, जी। तो ये बहुत प्रभावी बना सकता है। और सेकेंडली इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ डायरेक्शंस नोट भी कर दी हैं, दे भी दी हैं कि जी जैसे पुलिस स्टेशंस वगैरह हैं, जनरल क्रिमिनल लॉ को देखते हुए भी उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो इन कैमरा होना चाहिए। जिंदल जी, हमारे देश के कानून को मद्देनजर रखते हुए स्पीडी ट्रायल्स की क्या अहमियत है नारकोटिक्स एक्ट के रिलेशन में? देखिए, नारकोटिक्स एक्ट में जो मैं अपना बिलीव करता हूँ या जो होना चाहिए, अगर हम ये कहें कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द फंक्शनरीज डे टू डे ट्रायल नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट वीकली ट्रायल ज़रूर होनी चाहिए इन मेजर रिकवरीज, क्योंकि मेजर रिकवरीज में बेल नहीं मिलती। जी। एंड कई बार जो अक्यूज्ड है वो जब 4 साल 5 साल के बाद उसको कोर्ट अक्विट करती है तो उसका वो सारा लाइफ का टाइम चला जाता है। जी। कई बार एक इनोसेंट आदमी हार्डन्ड क्रिमिनल बन के निकलता है जी। इसी कारण, क्योंकि वो ये कहता है कि मैंने पहले तो कुछ किया नहीं, सजा मैंने भुगत ली है, अब मैं क्यों ना पैसे कमाऊं, मैं क्यों ना इन चीज़ों में पड़ जाऊं। अगर ये स्पीडी ट्रायल हो जाए, ठीक है ना, एक लिमिट बन जाए कि जी आपने एक केस को विद इन 6 मंथ्स और विद इन 8 मंथ्स या 1 ईयर में डिस्पोज ऑफ करना ही करना है, ठीक है ना, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो लोगों में या जो अक्यूज्ड हैं उनमें एक भावना है कि जी हम तो जेल के अंदर बेमतलब सज़ा काट रहे हैं, जी। हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, या जो उनके घर वाले परेशान रहते हैं, उस चीज़ से भी टैकल किया जा सके। जिंदल जी, आपके अनुभव में नशीले पदार्थों के मामले में जो अधिकतम सजा है वो कितनी तक दी जाती है? देखिए, मोस्टली केसेस अगर हम देखें तो 10 साल की सज़ा ज़्यादा दी जा रही है। जी। बट जहाँ पे रिपीट ऑफेंडर्स आ जाते हैं रिपीट कन्विक्शंस के साथ, तो उसमें लॉ ये कहती है कि जी जो पहली सज़ा है उससे 1.5 गुना ज़्यादा सज़ा दी जाए। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है जिंदल जी जहां डेथ पेनल्टी जैसी सजा भी नारकोटिक्स कंजम्पशन में दी जा सकती है? देखिए, मेरी
नॉलेज में अभी तक कोई डेथ पेनल्टी वाला नारकोटिक्स का केस नहीं आया है। जी। बट हाँ, इस तरह के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जिसमें अगर टोटल सेंटेंस देखा जाए, किसी को 30 इयर्स है, किसी को 35 इयर्स है, तो जी। किसी को 40 इयर्स भी है। पर प्रावधान हमारे कानून में है ऐसा नारकोटिक एक्ट बिल्कुल प्रावधान है, डेथ पेनल्टी दी जा दी जा सकती है। सकती है। बट कोर्ट्स तभी देंगी वो अगर उनको लगेगा कि जी ये इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम है और इतनी लार्ज क्वांटिटी है कि जी हम इसकी तरफ लीनियंसी नहीं ले जी। सकते। जिंदल जी, एक आखिरी सवाल आपसे। एक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की अभी एक लेटेस्ट जजमेंट में, जिसमें आपने भी रिप्रेजेंट किया था, उसमें ओरल एविडेंस की अहमियत के बारे में जो हमारी बेंच है, हाँ जी, हमारी बेंच ने ओरल एविडेंस को काफ़ी अहमियत देने की बात करी थी, और एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन जो थी वो बेंच ने दी थी कि ओरल एविडेंस शुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन कोर्ट। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसमें क्या हुआ था, देखिए उसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ये कहा गया कि जी हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई, हमने रेड की, रेड करके जो हमने रिकवरीज की वो हमने मॉर्निंग टाइम में की। जी। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, जो उन्हें डॉक्यूमेंट सारे बनाए। जब ओरल एविडेंस की बारी आई कोर्ट में, तब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो तो उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली चला जी। कि जी हाँ सारा कुछ ऐसे हुआ था। बट जो गस्टेड ऑफिसर था, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से हायर अथॉरिटी है, डीएसपी था, उसने ये कहा कि जी नहीं, ये मॉर्निंग में नहीं हुआ था, ये इवनिंग में हुआ था। ओके। तो कोर्ट ने ये देखा कि कहीं ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर तो नहीं है एएम पीएम का जहाँ पे आ रहा हो। जी। बट जब देखा गया कि जी एएम पीएम नहीं है, बट उनकी टेस्टमनी ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि मैं सुबह उठने के बाद दफ्तर जाने से पहले मैंने ऐसे किया, और जो डीएसपी है वो ये कह रहा है कि शाम को दफ्तर से आने के बाद सोने से पहले मैंने ऐसे किया। तो कोर्ट ने देखा इसमें फॉल्स इम्प्लीकेशन रूल आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि जो डीएसपी का ओरल एविडेंस है, जी। जो स्टेटमेंट है, जो प्राइमा फेसाई मेन बेसिस बनता है किसी भी केस के अंदर, जो कोर्ट में स्टेटमेंट होती है, वो ही वेरिएंस पे आ गई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ। जी। तो इन केसेस में फिर बेनिफिट ऑफ डाउट को देखते हुए रीजनेबल एक डाउट क्रिएट हो गया कोर्ट की माइंड में कि जी नहीं, हो सकता है कि जी इस अक्यूज्ड को फॉल्सली फ्रेम किया गया हो, अदरवाइज इतनी बड़ी गलती होने की कोई संभावना नहीं होती। तो बेसिकली सब एजेंसीज जो किसी नार्कोटिक केसेस पे काम कर रही हैं, जितने भी कानून के अधिकारी हैं, उनकी स्टेटमेंट्स में एक कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि उनकी बिल्कुल मैडम। स्टेटमेंट जो है वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए किसी भी अक्यूज को इम्प्लिकेट करने में? और ये जो जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये आई थिंक 3 साल पहले की अपील है, जिसमें एक्विटल हमारी बेंच ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अगर जो ऑफिशियल विटनेसेस हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे से कॉरोबोरेट नहीं करेंगी मटेरियल एस्पेक्ट्स पे, तो उससे डाउट क्रिएट होता ही है। एक आम आदमी के लिए भी, अगर उसके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कह दे मैंने ये किया, दूसरा कह दे इसने ये नहीं जी ये जी जी, किया, तो बिल्कुल उसके घर बिल्कुल। में ये प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी डाउट क्रिएट होता है कि कौन सच्चा है कौन जी झूठा है। और यहाँ तो एनडीपीएस एक्ट है जिसके इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं कि जी जी 20 साल तक की सजा की जा सकती है। तो क्या डाउटफुल एविडेंस के बेस पे किसी को 20 साल तक अंदर रखा जा सकता है? जी जी तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर जो ये ऑफिशियल्स हैं वो ध्यान से नहीं अपना एविडेंस देंगे जी या एज पर लॉ नहीं चलेंगे, ठीक है, जिससे साफ पता चलेगा कि कुछ फॉल्स इम्प्लीकेशन है, तो उसका बेनिफिट तो अक्यूज्ड को मिलेगा ही। जी अदरवाइज अक्यूज्ड के पास और कुछ नहीं होता कोर्ट में दिखाने के लिए कि जी मैं सच्चा हूँ, सिवाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिल्कुल टेक्निकल फ्लॉज निकालने के लिए बिल्कुल इस लॉ। बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो आजकल विचाराधीन है वीडियोग्राफी, अगर वो चीज़ आ जाए तो काफ़ी हद तक सच्चाई सामने आ सकेगी। जी बिल्कुल, स्पीडी ट्रायल्स, वीडियोग्राफी, एविडेंस को मैंडेटरी करना, ये सब कुछ, और जागरूकता बढ़ाना, हमारी सरकार को सामने आकर इसके लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और कोर्ट्स तो ऑलरेडी इस विषय पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी नई जजमेंट्स और नए नए रेफरेंसेस जो हैं वो लेकर जजमेंट्स दे रहे हैं। तो एक आम आदमी की
नज़र से अगर मैं आपसे ये बात पूछूंगी, एक अधिवक्ता ना होकर पर एक आम नागरिक होकर, आप इस विषय को कैसे देखेंगे कि हमारी युवा पीढ़ियों के लिए ये क्या एक अभिशाप सा बन गया है? बिल्कुल ये एक अभिशाप है जी, जिसके ऊपर बहुत काम करना ज़रूरी है, जिसके ऊपर कैंपेन्स चलाने ज़रूरी हैं। जी। नहीं तो फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हैं, यूथ डिस्ट्रॉय हो रहा है और किसी हद तक कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जी। चाहे वो पावर में हैं, चाहे वो पावर में नहीं हैं। नहीं है। तो अब्यूज़ भी इसका बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जी फैमिलीज़ के लिए एक अभिशाप है। जी। इसकी ईज़ी एक्सेसिबिलिटी रोकी जाए, इस पे सरकार और ध्यान दे बिल्कुल। और स्ट्रिक्टर कंडीशंस लगाए, जी। ठीक है? तब जाके कहीं पे शायद हमारा देश आगे प्रॉपरली चल पाएगा, नहीं तो ये हमारी जड़ें ख़त्म कर रही हैं। अगर एक आम आदमी है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। ड्रग्स, नशीले पदार्थों का सेवन एक बहुत ही बड़ा अभिशाप हमारे समाज के लिए, और कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। मेरा तो ये भी मानना है कि सरकार को सामने आकर इस विषय पर जागरूकता और बढ़ानी चाहिए। जिदल जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, ड्रग्स कानून और एनडीपीएस एक्ट के बारे में हमारे आज के विशेष मेहमान अधिवक्ता श्री विपुल जिंदल जी के साथ। सजग रहें, जिम्मेदार रहें। इसी के साथ इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।